पत्रिका, ये विश्व के अमीरों का सूची निकालती है, फॉर्चून पत्रिका, ठीक। अमेरिका की पत्रिका है और यहाँ पे लिखे कि विश्व की 500 बड़ी कंपनियों का लिस्ट निकालती है। विश्व की 500 बड़ी कंपनियां 2021 का लिस्ट जारी की है। विश्व की 500 बड़ी कंपनियां, 500 बड़ी कंपनियां 2021 का लिस्ट है ये। 2021 का लिस्ट है। आप लोग इसमें बताइए कि भारत से कितना कंपनी है इसमें। 500 जो लिस्ट निकाली है फॉर्चून, इसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 7 कंपनियां शामिल है मात्र है। हाँ, मतलब कि अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्चून, मतलब वाणिज्यिक भी लिख लीजिए, हो सकता है किस टाइप की पत्रिका पूछ देता है, पत्रकारिता पूछ लेगा या फिर लिटरेचर से पूछ लेगा। तो जो फॉर्चून है वाणिज्यिक पत्रिका है। और विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की 2021 का लिस्ट किया जारी। इसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं? 7 कंपनियां हैं। सातों का नाम विथ रैंक लिख लीजिए। पहला नंबर पे है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ, पहला नंबर पे है। इसका रैंक है 155। भारत में पहला है, वैसे वैसे इसका हो जाएगा 155 पूरे दुनिया में। हाँ हाँ, 155 155 रैंक है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक। भारत में पहला है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में पहला है। दूसरा लिखे इंडियन ऑयल, दूसरा है इंडियन ऑयल। हाँ, सरकारी कंपनी है, भारत में है इंडियन ऑयल, दूसरे नंबर पे है। पीएसयू कंपनी है, भारत में है। इसकी रैंक है, भारत में दूसरा है। और वैसे आपको पड़ेगा इसका 212, भारत में है दूसरा और 212। तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, भारतीय स्टेट बैंक तीसरे नंबर की कंपनी है। इसमें सुधार हुआ है अभी, जैसे वर्तमान में, वैसे जो सुधार करके इसका रैंक का है 205। आप लोग दोनों में देख लीजिएगा, ठीक ना। विथ रैंक, रैंक इसका रैंक है 205। चौथा नंबर पे है ONGC, ONGC। ONGC है, रैंक इसका है 243। सात कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स लिखिए नेक्स्ट, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स 357, 357। वैसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितनी कंपनियां शामिल है। फॉर्चून जो फॉर्चून निकालती रिपोर्ट, तो एक बार नीतीश का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो जब पूछता है कि भारतीय कितनी कंपनियां शामिल है, तो 7 याद रखिएगा। टाटा मोटर्स 357। और भारत पेट्रोलियम, हाँ भारत पेट्रोलियम लिखिए। भारत पेट्रोलियम, रैंक लिख लीजिए उसका 394, 394। और 7वां लिखिए राजेश एक्सपर्ट,
राजेश एक्सपोर्ट्स। हाँ, 7वां नंबर पे है राजेश एक्सपोर्ट्स। ये कंपनी 5 साल से ये लगातार है, 5-7 साल से ये कंपनी राजेश एक्सपोर्ट। 348 इसका है रैंक। ये क्लॉथ वगैरह ये करती है, क्लॉथ क्लॉथ कपड़ा वगैरह, बहुत सारी सामान बेचती है ये। अडानी के पास एक कंपनी नहीं है ना, अडानी के पास बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ देखिए, हाँ वैसे अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछ ले सबसे अमीर, तो वो तो दूसरा चीज हो गया। हाँ 5वें नंबर पे हो गए, मतलब ये ना, आज का रिपोर्ट ये है कि ये मेरे ख्याल से मतलब आज के पेपर में दिया था कि दुनिया के सबसे 5वां अमीर है गौतम अडानी। आज के पेपर का न्यूज है, इसे माने नहीं आप लोग, लेकिन ये फैक्ट आप लोग के लिए है नहीं महत्वपूर्ण। आप लोग के लिए फैक्ट होगा जो क्वेश्चन में जो डेट दिया होगा, जो डेट दिया होगा और किसका वो आकलन है वो मायने रखेगा। अच्छा 20 की शीर्ष 10 कंपनियां, फॉर्चून जो 20 की 10 शीर्ष 10, ये तो भारत का हो गया। 20 का 10 शीर्ष में लिखिए, पहला में लिखिए वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का नाम जाने ना, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? वॉलमार्ट यूएस से पूछ देगा, लिख लीजिए वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? वॉलमार्ट, वॉलमार्ट यूएस की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। किसका व्यापार करती है ये? क्या चाहिए? रिटेल, रिटेल कंपनी है, रिटेल है। पहले नंबर पे वॉलमार्ट है, किसके साथ? दूसरा नंबर का लिखिए स्टेट ग्रिड, स्टेट ग्रिड, स्टेट, स्टेट ग्रिड, ये कहाँ की कंपनी है? स्टेट ग्रिड, ये चाइना है, चीन की कंपनी है। किससे रिलेटेड है ये कंपनी स्टेट ग्रिड? एनर्जी, एनर्जी से है। स्टेट ग्रिड है दूसरा नंबर पे, चीन की कंपनी है, एनर्जी से रिलेटेड है। तीसरा पे है Amazon.com, थर्ड पे Amazon.com, Amazon, हाँ Amazon.com कहाँ की कंपनी है ये? यूएसए। इंटरनेट सेवा में रिलेटिंग इसका वर्क है, रिटेलिंग का भी काम करती है ये, इंटरनेट सेवा रिटेलिंग। चौथा में कौन है? फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए, फोर्थ, 5 लिखो, फोर्थ पे लिखिए चाइना नेशनल पेट्रोलियम, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम चाइना की है, नाम से चला गया। और 5वां में सिनोपैक, सिनोपैक ग्रुप, हाँ सिनोपैक, सिनोपैक ग्रुप कहाँ की कंपनी है? चाइना की है। किससे रिलेटेड है? श्योर, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ये भी पेट्रोलियम से है। भारत का ही पूछेगा, नहीं 5 लिख लीजिए ना, वैसे तो आंकड़ा बहुत का है, लिखवा देते भारत का होता तो। नहीं नहीं
मतलब भारत का जो सबसे टॉप कंपनी उसका नंबर 155वां है नहीं, इसलिए मतलब सवाल नहीं। लेकिन देखिए ये टॉप भी नहीं पूछ रहे, टॉप जानना जरूरी है, हो सकता है कि टॉप पूछ दे, इसलिए 5 लिखवा दिए। इसमें भारत का कोई होता तो उसका चर्चा जरूर होता, हम लिखवाते। भारत का इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन करता है कि भारत के फॉर्च्यून 500 में भारत की कितनी कंपनियां हैं, तो 7 कंपनियां हैं, सातों का नाम पता होना चाहिए। और उसका रैंक भी नहीं पूछता है, सातों का नाम पता होना चाहिए। पहला नंबर पे आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बस। अच्छा ये लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 राष्ट्रीय क्या भाई, किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए पूछ सकता है किसको मिला है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला नाम है उसका। हाँ साइरस पूनावाला, नाम मत भूलिएगा। साइरस कुछ भी दे सकता है यहाँ पे साइरस की जगह पे, और टाइटल दे देगा सेम पूनावाला। साइरस पूनावाला को मिला है 21। किसके चेयर में नहीं है? नहीं नहीं कंफ्यूज मत हुई आप लोग, एकदम क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ पता है, लिख लीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ठीक। और एक क्वेश्चन फिर, किस लिए मिला है इनको पुरस्कार? ये किस लिए मिला, ये पुरस्कार इनको किस लिए मिला? और कोरोना का लिख लीजिए कि उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट? कोविशील्ड, कोविशील्ड लिख, उस दिन लिखवाए थे। इन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कोविशील्ड टीके के उत्पादन में उनके योगदान के लिए। कोविशील्ड, कोविशील्ड मत भूलिएगा। हाँ कोविशील्ड, कोविशील्ड इनका है सीरम इंस्टीट्यूट का। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस लिख लीजिए पहले आप लोग। हाँ इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत सर्वेक्षण होता है तो हमेशा पूछता है। अंतरराष्ट्रीय 29 जुलाई, 29 जुलाई देख लीजिए, 29 जुलाई को है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई। अच्छा बुक का नाम बताइए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को है। करेंट एक आया बुक के, होम इन दी वर्ल्ड, बुक का नाम है। हाँ होम इन दी वर्ल्ड, होम होम HOME, होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोइर, होम इन दी वर्ल्ड, होम इन दी मेमोइर, ए मेमोइर किसका है ये? हाँ मेमोइर है, MEMOIR, मेमोइर। होम इन दी वर्ल्ड ए मेमोइर किसका बुक है? राइटर कौन है इसके? नाम सुने इनका? अमर्त्य सेन की बुक है ये, लिख लीजिए, अमर्त्य सेन की बुक है। होम इन दी वर्ल्ड ए मेमोइर, अमर्त्य सेन की बुक है। हाँ जिंदा है अभी अभी जिंदा है। अच्छा किस लिए फेमस हुए थे ये, क्या मिला इनको इंटरनेशनल लेवल पे? किस फील्ड में मिला था इनको? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
हाँ हाँ माइक्रो। अगला बुक का नाम लिखिए, अभी आया जो, माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ, लाइफ इन फुल, FULL, माई लाइफ इन फुल, FULL, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, वर्क, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, फ्यूचर, माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई का नाम, इंदिरा नूई की बुक है ये, इंदिरा नूई। किस, ये फिलहाल नहीं है ये, क्यों फेमस हुई थी, फेसबुक पे थी, और ये भारतीय मूल की अमेरिकी है, ये भारतीय मूल की है इंदिरा नूई, ये भारतीय मूल की है, और भारतीय मूल की है, बहुत मतलब कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, इनका नया बुक आया है इसलिए जानना जरूरी है। एक बुक और लिखिए, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, टेल, TALES, हाँ, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, HEART, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। नाम सुने होंगे आप उनका, रस्किन बॉन्ड का, इन्हीं की बुक है, रस्किन बॉन्ड की बुक है ये, राइटर है ये। हमेशा क्वेश्चन करता है ये, मतलब कि विदेशी है लेकिन ये आपको उत्तराखंड के निवासी हैं, और बाघ पे इनका बहुत बड़ा, बाघ पे और नेशनल पार्क वगैरह पे इनका बहुत बड़ा वर्क है। एक इनका बहुत फेमस बुक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन, हाँ भारतीय है ये, रस्किन बॉन्ड भारतीय है। अरविंद अडिगा का था वो, व्हाइट टारगर। हाँ बहुत मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन BPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे लिखिए आप लोग कि लंबा क्वेश्चन है लेकिन जाना जरूरी है, फैक्ट लिखिए उसको, कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता जिसको AI बोलते हैं, बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से, बुनियादी समझ, AI का बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से, बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से कौन सी पहल की शुरुआत, कौन सी पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 वर्ष पूर्ण होने पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया वाला कब आया था, 2020 में आया था ना, इसके 1 वर्ष पूर्व होने पर की नरेंद्र मोदी ने। कौन सा पहल है, AI फॉर ऑल, AI फॉर ऑल,
हाँ यही पहले AI फॉर ऑल, AI फॉर ऑल। AI फॉर ऑल लिख लीजिए क्वेश्चन, बहुत चर्चा में रहा था। अच्छा बोल्ड योजना के बारे में जानते हैं? बोल्ड योजना क्या है? बोल्ड योजना, हाँ बोल्ड, BOLD, बोल्ड योजना। बोल्ड योजना क्या है? बोल्ड योजना लिख लीजिए। वैसे राजस्थान से शुरुआत किया गया है, लेकिन राजस्थान से सिर्फ मतलब रिलेटेड ये नहीं है, मतलब शुरुआत राजस्थान से किया गया है, लेकिन वो लिख लीजिए कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने एवं आजीविका के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से, राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने एवं आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से बांस के वृक्ष लगाने की, किस आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए बांस के वृक्ष लगाने की योजना है। बांस का वृक्ष लगाने की योजना है। और जो किस मंत्रालय का योजना है ये बोल्ड योजना, किस मंत्रालय की योजना है? धीरे धीरे ये पूरे भारत में जहां भी आपको मरुस्थलीकरण है वहां पे बांस का वृक्ष लगाया जाएगा। किस मंत्रालय की योजना है ये? खादी एवं ग्रामोद्योग, इस मंत्रालय की योजना है बोल्ड योजना। इस मंत्रालय की योजना है, रिलेटेड किससे है? मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए बांस के वृक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग योजना है। अच्छा कोपा कप किससे रिलेटेड है? कोपा अमेरिका कप नाम सुने होंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ये लिखे 47वां 40 कोपा अमेरिका कप, 47वां कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ये फुटबॉल से है, पूछ देता है फुटबॉल से। अब मेजबानी किसने किया था इसका? इस कप का मेजबानी किसने किया था? है कोपा का। देखिए कोपा कप में कहां पे होता है? सबसे पहले इसका फैक्ट जान लीजिए कि कोपा अमेरिका कप में सिर्फ अमेरिका महाद्वीप की टीम ही शामिल होती है। सिर्फ अमेरिका महाद्वीप की इसमें टीम शामिल होती है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और वहां के जो भी लैटिन या जो भी वहां द्वीपीय जो भी कंट्री है बस शामिल वही होता है। मेजबान कौन था इसका? ब्राजील। और विजेता कौन था? अर्जेंटीना। ब्राजील मेजबान था। विजेता कौन था? किसको हरा के जीता था? ब्राजील को हरा के जीता था। ये ब्राजील को 1-0 से हराया था। 1-0 से ब्राजील को हराया था। ब्राजील को हरा कर जीता था। पूछता है क्वेश्चन 47वां कोपा अमेरिका कप, मेजबान देश ब्राजील, विजेता अर्जेंटीना, ब्राजील को 1-0 से हरा कर जीता था। 16वां यूरो कप। यूरो कप तो फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरोप की सारी जो कंट्री है भाग वही लेती है। 16वां नंबरिंग याद रखिएगा, 16वां
16वां यूरो कप, 16वां यूरो कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल 16वां यूरो कप, विजेता देश कौन था? 16वां यूरो कप किसने जीता? 16वां यूरो कप 2020, 16वां यूरो कप 2020 कौन जीत? बहुत फेमस मैच हुआ था वो, इटली विजेता हुआ था, इटली। 16वां यूरो कप 2020 का विजेता 4 साल पे होता है, इटली जीता था। और किसको हरा के जीता था? इंग्लैंड को हरा के जीता था। फाइनल मैच हुआ था इटली और आपको इंग्लैंड के बीच में, और ये मैच गया था पेनाल्टी शूट आउट। समझते हैं क्या होता है फुटबॉल में पेनाल्टी शूट आउट? उसमें 5-3 से जीता था इटली, 5-3 से, 5-3 से जीता था इटली। हाँ, पूछ देता है, इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं कि भाई वो नहीं पूछ के ये या फैक्ट में दे कितने जीता था, इसलिए कि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट फैक्ट प्लेयर का नाम भी आ जाएगा कि उसका टीम का कैप्टन कौन था, लेकिन वो नहीं पूछे। जो जो पूछता है या जो जो पिछली बार पूछ चुका है वही ये अंतर पूछ देता है, अंतर पूछ देता है, इसलिए लिखवाते हैं ये 5-3 से। विंबलडन टेनिस लिखिए, विंबलडन टेनिस 2021, विंबलडन टेनिस 2021, विंबलडन टेनिस 2021। पुरुष विजेता कौन था? पुरुष विजेता कौन था? क्या? नोवाक जोकोविच। विंबलडन का भी विजेता था यही, नोवाक जोकोविच। ये कहां का है नोवाक जोकोविच? सर्बिया का, सर्बिया का है नोवाक जोकोविच। विंबलडन 21। महिला कौन जीती थी? एस्ले बार्टी, एस्ले, यानी से पूछता है क्वेश्चन, एस्ले बार्टी ये कहां की हैं? एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। हाँ, ये पूछेगा तो। और फिर लास्ट क्लास में विंबलडन जो जो जितना भी गेम है, गेम का जितना भी सीरीज चलता है सारा का विजेता हम लिखवा देंगे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक तैयार किए होंगे आप लोग, इसलिए कि यहाँ से तो संभावना बनता है क्वेश्चन बनने का, 4 साल में होता है। टोक्यो ओलंपिक का ये क्या है? टोक्यो ओलंपिक, इसका टोक्यो ओलंपिक 20 है कि 21 है? तो हुआ कब था ये? 21 में हुआ था कोविड की वजह से, ठीक ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 है, 21 में हुआ था, वैसे वैसे इसको 20 में इसको हो जाना था। टोक्यो ओलंपिक का क्रम कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक का लिखवाए थे, बताए थे। टोक्यो ओलंपिक क्रम पूछ देता है, 31वां है, 32वां है, 33वां है, 34वां है, कौन सा क्रम है टोक्यो ओलंपिक का? ये टोक्यो ओलंपिक 32वां है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 32वां क्रम नहीं पूछ देगा, कुछ नहीं पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक का दे देगा 32, 33, 34, 35, 32वां है। भारत टोटल कितना पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक के भारत टोटल पदक कितना जीता? 7 पूछ सकता है, टोटल 7 जीता। स्वर्ण कितना जीता था? स्वर्ण 1, नाम क्या था उसका? नीरज चोपड़ा, ठीक है। किस गेम में? हाँ, वो जेवेलियन थ्रो, उसी को भाला बोलते हैं। हाँ, रजत कितना जीता था? नाम क्या था? रजत, नाम बताइए। नहीं तो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू जीती थी। किस खेल से संबंधित है? क्या? ठीक है। और कितने केजी में जीती थी? कितने पूछता है, कितने केजी में जीती थी मीराबाई चानू?
49 kg, 49 kg में जीती थी ये। दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था रजत पदक विजेता का? रवि दाहिया। किससे रिलेटेड है? रेसलिंग, कुश्ती। किस वर्ग में जीता था? वर्ग पूछता है। 57 kg, 57 kg, इसलिए कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, नाम तो सबको पता है, किस वर्ग में पूछ देगा। मीराबाई चानू 49 में जीती थी और रवि दाहिया 57 kg में। नहीं, हाँ हाँ, एक भारोत्तोलन में थी रेसलिंग में, और ये भारोत्तोलन में वो थी, और हाँ, रवि दाहिया कुश्ती से है। रवि दाहिया कुश्ती से है। 4 कांस बताइए, 4 कांस कौन कौन जीता था? कांस, कांस है ना? कांस में टोटल कितना है? 1 था ये, 2 था ये, और 4 ये था। वोमेन की पुरुष? मेन पुरुष जीता। अच्छा ठीक हो गया, एक हो गया वो। पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, सबको पता है ना? चलिए ठीक है। बजरंग पुनिया कितने में जीता था? कितने वर्ग में जीता था बजरंग पुनिया? कहाँ जीता था बजरंग पुनिया? बजरंग पुनिया कितने? बजरंग पुनिया कितने में जीता था कुश्ती में? 65 kg, 65 kg वर्ग में जीता था। 65 kg वर्ग में जीता था बजरंग पुनिया। लवलीना किस खेल से रिलेटेड है? लवलीना, हाँ बॉक्सिंग से। कहाँ की रहने वाली है लवलीना? आसाम की रहने वाली है। कितने वर्ग में जीती थी लवलीना? 69 kg वर्ग में, लिख लीजिएगा। लवलीना का है, लवलीना 69 kg, लवलीना का 69 kg है। याद रखिएगा, वर्ग में वेट 69 kg में जीती थी वो। हॉकी के बारे में एक फैक्ट लिखिए कि जो आपको ये कहां जीता था पुरुष हॉकी, कितने वर्ष के बाद जीता है? 41 वर्ष के अंतराल के बाद, 41 वर्ष के बाद। इससे पहले कब जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, लिख लीजिएगा। मॉस्को ओलंपिक में, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक, पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी। उसके बाद अभी जीती है कहां? 41 साल के बाद, 41 वर्षों के बाद, 41 वर्षों के बाद। अच्छा, भारत का रैंक क्या था इसमें? भारत का रैंक क्या था? 48 रैंक था। बढ़िया तैयारी की आप लोग। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन की, भारत के लिए पहला पदक कौन जीता था इसमें? है मीराबाई चानू। जैसे कि ये पूरे ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने पहली बार जीती। उनका ये फर्स्ट पदक था। फर्स्ट पदक पूछेगा तो मतलब रजत पदक, मतलब कि पहला कौन पदक जीता गया? रजत पदक मीराबाई चानू द्वारा। एक क्वेश्चन लिखिए, ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में, क्वेश्चन लिखिए, ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु है भारत की पहली महिला खिलाड़ी। पुरुष में तो है, सुशील कुमार भी हैं कुश्ती, हाँ हाँ, लेकिन पुरुष में पहले वो तो अभिनव बिंद्रा भी थे।
महिला में पहला खिलाड़ी है ये, पीवी सिंधु। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी। और पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए किसको हरा के जीती थी? कांस्य पदक किसको हरा के जीती थी? कांस्य पदक के लिए भारत में 4 बार की स्वर्ण पदक विजेता टीम, 4 बार स्वर्ण पदक विजेता टीम जर्मनी को हराया था। कांस्य पदक के लिए जर्मनी को पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से। पूछ सकता फैक्ट, इसलिए कि हॉकी वैसे तो बजट में नहीं है, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय टीम माना जाता है खेल वो भारत का, तो इसलिए और ये मतलब बहुत इसको गर्व के दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए ये भी फैक्ट पूछ सकता है कि भारत ने किसको हरा के कांस्य पदक जीता था? 5-4 से हराया था। पहला नंबर किसका था टोक्यो ओलंपिक में? पहले नंबर कौन था? दूसरा पे, तीसरा पे जापान, तीसरा पे जापान, चौथा पे ब्रिटेन और 5वां पर रूसी ओलंपिक समिति। हाँ, रूसी ओलंपिक समिति। क्वेश्चन लिखिए अगला, किस भारतीय पत्रकार की, पढ़े होंगे आप लोगों को ये पता भी होगा, किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई? बहुत चर्चित पत्रकार है, बहुत ही चर्चा हुआ था इस पे। किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी नाम सुने हैं ना इसका? दानिश सिद्दीकी का बहुत ही चर्चा हुआ था इसका। और इनके बारे में और एक लीजिए फैक्ट दानिश सिद्दीकी के बारे में कि 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर भी मिल चुका है इनको। पुलित्जर अवार्ड से भी ये सम्मानित हैं, पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2000 पुलित्जर पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए कि 6 जुलाई 2021 को, बताइए आप लोग, 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नया मंत्रालय का गठन किया गया है? बहुत ही चर्चित रहा था, सहकारिता मंत्रालय। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, नया सहकारिता मंत्रालय, नया मंत्रालय का गठन किया गया, सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह, ये कैबिनेट मंत्री पहला इसके कौन है? नाम पूछ सकता है, इसलिए कि जब सहकारिता मंत्रालय का अगर आपको अमित शाह के अंडर में ही देने का मतलब है कि इसका बहुत महत्व है। किस उद्देश्य से किया गया था गठन का उद्देश्य, वो क्या बताया गया? सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। सहकारिता मंत्रालय किया गठन और इसके कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। यह भी पूछ सकता है इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है?
किसके अंदर में? ये मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह के अंडर में है। इसका करने के पीछे उद्देश्य दिया गया था सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया? कहां के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया है जुलाई 21 में? जुलाई 2021 में जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय का नाम चेंज कर दिया गया है। हाँ, उच्च न्यायालय का नाम चेंज कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम क्या रखा गया उसका? नहीं, उसका उसका नाम रखा गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ, क्वेश्चन बनेगा ये कि भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया? बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ये इसका है कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख ये नाम पड़ गया उसका, चेंज कर दिया गया नाम उसका, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ, पूछ सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए कि भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप, भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप, क्रिप्टोगेमिक बोलते हैं इसको, क्रिप्टोगेमिक बोलते हैं, क्रिप्टोगेमिक। लिखिए कि भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? अपुष्पी पादप, अपुष्पी पादप, इसको क्रिप्टोगेमिक बोलते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? अब भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? कहां पे किया गया? ऑप्शन दे देगा आप लोग को 4 स्टेट पूछेगा तो सिक्किम दे देगा, शिमला दे देगा, उत्तराखंड दे देगा और मसाले, और आपको त्रिपुरा दे देगा। कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून में, देहरादून में, देहरादून में ये बना है उत्तराखंड, उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन ये है करेंट, लेकिन यहां से आप लोग का साइंस से बन रहा है क्वेश्चन, साइंस से बन रहा है क्वेश्चन। क्रिप्टोगेमिक पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से प्योर साइंस का बन रहा है क्वेश्चन कि ये है कि क्रिप्टोगेमिक जो है ये क्या चीज है, अपुष्पी पादप क्या है? वे पादप जिनमें पुष्प और बीज नहीं लगते हैं। परिभाषा पूछ देगा, उदाहरण भी लिखवा दे रहे हैं, उदाहरण पूछ देगा, वे पादप जिसमें पुष्प और बीज नहीं लगते और ना ही ये प्रजनन करते हैं, ना ही इनमें प्रजनन होता है, वैसे पादप जिनमें पुष्प और बीज नहीं लगते और ना ही इनमें प्रजनन होता है। एल्गी, लाइकेन, लिख लीजिए एग्जाम्पल, एल्गी, लाइकेन, एल्गी, लाइकेन, मास, फर्न, फंगस, मास, फर्न, फर्न हो गया, फंगस हो गया, ये सब कौन से पौधे हैं? ये सब क्रिप्टोगेमिक पौधे हैं। इसमें ना पुष्प लगता है, ना फल लगता है, ना प्रजनन करते हैं। है? अरे
ये देख लो, बहुत सारा इसका यूज है, सब्जी भी है और इसका सब्जी बनता है, और ये पर्यावरण रक्षक है। तो आपको ये मतलब कि CO2 ऑब्जर्व करते हैं, इनके बहुत सारे हैं फायदे। हाँ, किपोडेमिक पौधे का। उत्तराखंड में ये बन रहा। अगला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग बताइए, आप लोग को 8 को पेपर देना है कि भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, अभी गठन किया गया ना राष्ट्रीय होम्योपैथिक गठन का, इसके पहले ये कौन बने हैं महासचिव, पहले अध्यक्ष? राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, नया गठन हुआ इसका, राष्ट्रीय होम्योपैथी होम्योपैथी आयोग। जैसे मेडिकल का है, एलोपैथ का है, वैसे ही होम्योपैथ का बना है। इसका पहला अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना। डॉक्टर अनिल खुराना, खुराना पहला आयोग बना है, इसलिए नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल खुराना। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि भारत की किस महिला एथलीट ने, लिख भी लीजिए, भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मल्लिक। प्रिया मल्लिक। प्रिया मल्लिक। मल्लिक। प्रिया मल्लिक। प्रिया मल्लिक। 73 केजी में, 73 केजी भार वर्ग में। अच्छा, ये हुआ कहाँ था वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती, किस जगह पे हुआ था पता है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ पे है ये, कहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट? बुडापेस्ट में हुआ था ये वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती 21, जिसका स्वर्ण पदक विजेता है, जिसको स्वर्ण जीती है, बुडापेस्ट। हंगरी का नाम सुने? हंगरी। 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 हंगरी किस महादेश में है? यूरोप में। यूरोप में है। प्रिया मल्लिक 73 केजी भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी युवा टेनिस खिलाड़ी ने, भारतीय मूल के किस अमेरिकी युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन टेनिस में का जूनियर एकल खिताब जीता है? हाँ, भारतीय मूल के किस अमेरिकी युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन युवा टेनिस का एकल खिताब जीता है? ये टेनिस के प्रतियोगिता में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना, ग्रैंड स्लैम 4 होता है, तो चारों में इसको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है विंबलडन को। कौन जीता है? भारतीय मूल का है वो, भारतीय मूल का अमेरिकी है, क्या नाम है उसका? समीर बनर्जी। हाँ, समीर बनर्जी भारतीय मूल का है, समीर बनर्जी। और भारतीय मूल का अमेरिकी है, ये अमेरिकी है,
एकल जीता है जूनियर एकल। समीर बनर्जी। हाँ जूनियर में युवा टेनिस का एकल। सिरसा बंडाला का नाम सुना होगा भी आप लोगों ने। हाँ सिरसा बांदला का। हाँ सिरसा बांदला नाम सुना होगा, किसी नहीं सुना भी। सिरसा बांदला लिख लीजिए, सिरसा बांदला याद होना चाहिए, सिरसा बांदला का नाम पता होना चाहिए। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है ये। अगर यहां से बनाएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन बनाएगा ये कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला ने, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला ने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष की यात्रा की। अंतरिक्ष यात्री है भारतीय मूल की, अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री है शीशा बांदला, पता होना चाहिए। और भारतीय मूल की है, इनका नंबरिंग कौन सा है भारतीय मूल की। एक तो हमारे यहाँ की कल्पना चावला थी, कल्पना चावला के पास कौन थी दूसरी, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी है शीर्षा बांदला अंतरिक्ष यात्री है। क्या जुलाई 21 में। कि भारत लिखिए कि भारत के किस पत्रकार को, भारत के किस पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रांड प्राइज, फुकुओका, फुकुओका एक बार पूछ चुका है बीपीएससी में, इसलिए हम लिखवा दें फुकुओका, फुकुओका ग्रांड प्राइज 2021, फुकुओका ग्रांड प्राइज, ग्रांड प्राइज 2021, 2021 भारतीय को मिला, इसलिए बनाया क्वेश्चन। भारत के किस पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रांड प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार को मिला यह पुरस्कार, फुकुओका ग्रांड सम्मान। पी साईनाथ नाम सुनेंगे आप लोग, पी साईनाथ को मिला है। पी साईनाथ को, साईनाथ, पी साईनाथ को मिला है फुकुओका ग्रांड प्राइज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार विरोधी तत्वों, भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों, भारत में सरकार विरोधी तत्वों, भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों आदि के फोन में घुसकर, भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों आदि के फोन में घुसकर जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, हाँ नहीं, करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जुलाई 2021 के, जुलाई 2021 में समाचार पत्रों में चर्चित रहा और बहुत ही चर्चित था। बन जाएगा, हम देंगे ऑप्शन, पक्का बन जाएगा, इसलिए कि बहुत ही चर्चित में रहा था, बहुत ही बवाल मचाया था। पेगासस का नाम सुने होंगे, पेगासस, 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 हाँ। कि भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनीतिक आदि के फोन में घुसकर, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों आदि के फोन में घुसकर जासूसी करने के लिए, फोन में घुसकर जासूसी करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर जुलाई 2021 में समाचार पत्रों में रहा, पेगासस। यहाँ पे देखिए ये भी जाना बहुत जरूरी है, ये किस देश का है, इजराइल, याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ही ये हुआ था, इजराइल, बहुत कुछ नाम दे सकता है ऑप्शन में, हो सकता है कि यही क्वेश्चन ही बना दे, इजराइल,
इजराइल का सॉफ्टवेयर है ये, इजराइल लिख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर जो इजराइल का है। जासूसी है कुछ, सरकार को पता पता होता है, ठीक ना, लेकिन क्या मतलब कि ऐसा है सॉफ्टवेयर ये कि नहीं, तो उस सरकार के खरीदने के लिए ये मिलता है, इजाजत मिलता है कि मतलब कि ये कोई कोई देश बेचता है ये, ठीक ना। मान लीजिए कि एक है कि जिस देश को बेचा है वहां का तो कर सकता है, जिस देश खरीदा नहीं है वहां के फोन में घुस के उसके बारे में सारा जानकारी ले लेता है, हम फोन से क्या कर रहे हैं, कहाँ सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, अरे बहुत बवाल मचा था इस पे विकास। हाँ, राहुल गांधी के फोन में घुसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था मैटर ये। इसीलिए और ये जानिएगा किस देश का है, इजराइल। और भारत सरकार पे इसलिए गया था, मतलब कि भारत सरकार पे संदेह गया था जब राहुल गांधी की बात हुई, इसलिए कि हमारे भारत का इजराइल से बहुत बेहतरीन संबंध है, ठीक। तो ये पेगासस है, इजराइल का है। अच्छा, पेगास ये लिखिए, प्रोजेक्ट 75A का संबंध किससे है? हाँ, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 का संबंध पढ़े आप लोग, संबंध ये प्रोजेक्ट 75 पढ़े आप लोग, क्या है, किससे संबंध है इसका? ऑप्शन लिख के बताएं, बनाइएगा आप लोग, बनाइए तो। भारत में चीतों और डॉल्फिन के संरक्षण से, भारत में चीतों और डॉल्फिन डॉल्फिन के संरक्षण से, संरक्षण से हो गया ए। बी लिखिए, गगनयान से, गगनयान जानते होंगे, गगनयान से, गगनयान से। सी ऑप्शन लिखिए, चंद्रयान से। बीपीएससी का क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ के बनाइएगा, दोनों दो चीज है हम बता रहे हैं, गगनयान से और चंद्रयान से। और लिखिए, कोरोना कोरोना संक्रमण के विरुद्ध, कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी दवाओं से, प्रोजेक्ट 75 क्या है? और एक है परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से, काहे हो जाएगा ये? गुड, यही आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ से इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं और ई में डाल देते, इनमें से कोई नहीं बीपीएससी का खतरनाक ऑप्शन या एक से अधिक, तब क्या होता? गलत बना देते आप लोग, बन जाता गलत। तो क्लास का, हमारे क्लास का जो जिस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं, जो हम कराते हैं, उसका मेन कारण रहता है यही कि 1 नंबर से मत छूटे। आप लोग उस लेवल पहुंच के, अगर आप लोग का रिजल्ट 1 नंबर से 2 नंबर से एकदम नहीं छूटना चाहिए। ये ऑप्शन पढ़िए ठीक से, ये नहीं कि मिलता है तो तुरंत बना दें। परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कि जून 2021 में क्या, हमारा विक्रांत, वो नहीं, देखिए पनडुब्बी तो बहुत बनता है, उससे मत लिखिए। एक पनडुब्बी से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को लिखवाएंगे आगे में, ठीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जाना, क्योंकि वो भारत का पहला निर्मित है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जून 2021 में
जून 2021 में विश्व की पहली जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन कंटेनर ब्लॉक ट्रेन विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन किन देशों के बीच में चलाई गई? विश्व की पहली है ये। किन देशों के बीच चलाई गई? जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन किन देशों के बीच में चलाई गई? फिनलैंड और भारत। फिनलैंड और भारत। अब ये लिख लीजिए, आंसर यही होगा। अब हम बता रहे हैं कि ये क्या चीज है। कंटेनर तो समझ रहे ना आप लोग, जो शिपिंग से जो होता है व्यापार, डब्बा कंटेनर उसी वो, और ये कंटेनर ब्लॉक ट्रेन ये होता है। इसमें ये होता है कि मतलब कि एक जहाज में एक कंटेनर पूरा माल एक ही व्यापारी का किसी एक देश में जा रहा है। वैसे कंटेनर में बहुत सारे देश का माल जाता है, बहुत सारे व्यापारी जाता है, लेकिन किसी एक व्यापारी के लिए जो सारा बुक होता है, वैसा पहला जो ऐसा ये चेन चला है कंटेनर ब्लॉक ट्रेन, ये फिनलैंड और भारत के बीच में चला है। शिप है, शिप है, शिप है। हाँ, नाम ट्रेन है। कंटेनर ब्लॉक ट्रेन विश्व में पहली बार फिनलैंड और भारत के बीच में चलाया गया। अच्छा, वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या था? वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग, हाँ स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप वैश्विक पूरे विश्व में वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग लिख लीजिए। वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या था? 2021 में भारत का रैंक क्या था? ऑप्शन देने में बन जाएगा, दे ऑप्शन। 18, 19, 20, 29 और ई में पता है एक से अधिक या कोई नहीं? वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या था? ए बी सी। अब कभी गलती नहीं होगा, 20वां रैंक था। अब गलती नहीं होगा क्योंकि 18, 19, 20 सब हो गया तो पक्का 20वां है, एकदम पक्का 20 है इसमें। भारत का रैंक 20वां था। पहला नंबर पे कौन था? देखिए स्टार्टअप की बात है ना 2021 में, तो यूएस से है। स्टार्टअप सबसे ज्यादा यूएसए में होता है, इसलिए कि वहां पे बहुत खोपड़ा है। और जहां पे झोलझाल वाली बात है वहां पे चाइना बेशक मार दीजिएगा। यहाँ पे यूएसए होगा पहला, यूएसए यूएसए यूएसए। दूसरा होगा यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। पहला पे इसमें है यूएसए, दूसरा है यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरा इजराइल है। तीसरा इजराइल, हाँ इजराइल, हाँ यूके इजराइल है। यूके सेकंड है, यूनाइटेड किंगडम। हाँ भारत 20 है। फिर कनाडा हो जाएगा, कनाडा। और फिर 5वां पे जर्मनी। 5 हमेशा रखना चाहिए, 3 से 5 तक। स्टार्टअप में पहला पे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा और जर्मनी। भारत का रैंक 20वां पे है। चाइना भारत से बेहतर होगा चाइना।
हाँ, भारत से बेहतर ही होगा। सारा का निकलता है इसमें, नहीं सारा का निकलता है इसमें। जब ये होगा कि सबसे बेहतरीन स्टार्टअप कहाँ है, तो ये सारा कंट्री का गणना होता है, जिसमें सबसे टॉप पे यूएसए है। हाँ, अगला लिखिए क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुद्राक्ष बनवाएंगे, भी क्वेश्चन आप लोग से। रुद्राक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष का 14 जुलाई 2021 को उद्घाटन किया। पूछ सकता है 14 जुलाई 2021 का, कि 14 जुलाई 2021, 14 जुलाई 2021 को उद्घाटन किया। ये है क्या रुद्राक्ष? मेनली हम ये जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष है क्या। पढ़े आप लोग, सब लोग ऑप्शन लिखिए, तो ऑप्शन लिखिए। ए में अध्यात्म और ध्यान केंद्र। हाँ, अध्यात्म और ध्यान केंद्र। और कहाँ पे है ये रुद्राक्ष? बनारस में। ये भी वाराणसी, वाराणसी, ये भी आप लोग बनारसी याद कर लीजिएगा, जगह पूछ सकता है। बनारस में है। ये ऑप्शन लिखिए, है क्या ये रुद्राक्ष? अध्यात्म और ध्यान केंद्र, आयुर्वेद का उच्च अध्ययन केंद्र, आयुर्वेद का उच्च अध्ययन केंद्र, अध्ययन केंद्र, आयुर्वेद का उच्च अध्ययन केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, भगवान शिव का परिसर, भगवान शिव का परिसर, रुद्राक्ष भगवान शिव का परिसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा? बहुत लोग इसमें है ना, तो सबका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इसका आंसर ई होगा, इसका आंसर ई होगा। रुद्राक्ष कहाँ पे ये हुआ? बनारस में। ठीक, इसका उद्घाटन हुआ 14 जुलाई 2021 को। रुद्राक्ष है क्या? लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता, अंतरराष्ट्रीय, लिखिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर बनारस में है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर है ये रुद्राक्ष। वही बनारस, बनारसी, बनारसी, बनारस है। वैसे ऑप्शन नहीं देगा ये आपको बनारस बनारसी नहीं देगा ऑप्शन। शुद्ध उच्चारण लेके, वैसे जो इसका शुद्ध उच्चारण बनारस नहीं होता है, इसका शुद्ध वाराणसी होता है। वैसे बनारस बोलचाल में चलता है, लेकिन आप लोगों को कहीं पे जो ऑथेंटिक बुक होगा वहां पे आपको बनारस नहीं दिखेगा, वाराणसी होता है। काशी दूसरा जगह है। हाँ हाँ, वैसे वैसे है काशी। काशी सबसे ये प्राचीन सिटी है। काशी को माना जाता है कि सबसे प्राचीन।
ये क्वेश्चन बताइए, नेट जीरो बाई 2050, नेट जीरो बाई 2050, नेट जीरो बाई 2050, नेट जीरो बाई 2050 2050 किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेट जीरो बाई 2050 किसके द्वारा जारी किया जाता है? पढ़े आप लोग, ऑप्शन दें, लिखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग बीपीएससी का, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनओ। देखिए ये क्या है, बता रहे हैं कि आप लोग 2 घंटा यहाँ पे मान के चलिए पार्क में टहल रहे हैं, बस पार्क में आके 2 घंटा दोस्तों के साथ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस ये समय निकालिए, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है आपके अंदर। ये नहीं कि आप थकते नहीं है, आप यहाँ से जाके फ्रेश फ्रेश होकर चाय पी के आप फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक, तो आप मान के चलिए कि 2 घंटा आप लोग का यही पार्क में दोस्त साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है, कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र, हाँ विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूएनओ करता है, संयुक्त विकास कार्यक्रम करता है, या कि फिर आपको भारत सरकार का वन मंत्रालय, भारत सरकार का वन मंत्रालय, भारत सरकार का वन मंत्रालय, डी लिखिए। भारत सरकार का वन मंत्रालय, वन मंत्रालय वही पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। और डी में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, संगठन। और ये ऑप्शन पता है, ये बताइए कि ये नेट जीरो बाई 2050 किसके द्वारा जारी हुआ है? कौन जारी करता है? अब कभी नहीं भूलिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन। यहाँ पे मिस्टेक होना चाहिए, बीपीएससी क्लासरूम में एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कीजिएगा तो वहां पे बिल्कुल मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि नेट जीरो बाई 2050 किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। हाँ हाँ, कौन जारी करता है इसको? कौन जारी करता है इसको? चीनी उत्पादन के दृष्टि में प्रथम 3 राज्य का नाम बताइए आप लोग अपने से। यूपी, नहीं यूपी सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन यूपी करता है। यूपी, दूसरा पे बिहार नहीं, महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटका। हाँ, अभी का आंकड़ा है बिहार में नहीं, चीनी बिहार करता है चीनी उत्पादन की दृष्टि में नहीं, चीनी उत्पादन की दृष्टि में प्रथम 3 राज्य अभी वर्तमान का जो ये है जो हुआ इस साल, यूपी हुआ सबसे पहला नाम पर, उत्तर प्रदेश, तब हुआ महाराष्ट्र हुआ, और तीसरा आपको कर्नाटका हुआ। और ये क्वेश्चन हमेशा से, जैसे कि चीनी के लिए प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा उपज कहाँ होता है? प्रति हेक्टर। और सबसे ज्यादा कहाँ के मिट्टी में चीनी में ज्यादा मिठास होता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है। हाँ हाँ, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में होता है, ठीक। और ये बताइए कि 75वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में
75वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 14 अगस्त को, हाँ 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? सबको पता है, ठीक है, इसलिए कि यहां से बन जाएगा विभाजन विवश का स्मृति दिवस। स्मृति दिवस, विभाजन विवश का स्मृति दिवस 14 अगस्त। इसकी घोषणा कब हुई? 75वें स्वतंत्रता दिवस में। 75वें स्वतंत्रता दिवस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हाँ 14 अगस्त को। 14 अगस्त क्यों? 14 अगस्त इसलिए कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, इसीलिए इसको मनाने का ये हुआ। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम, विधेयक नहीं है ये, अधिनियम है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़े होंगे आप लोग। किससे रिलेटेड है ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम? लिख लीजिए आंसर इसका। आरक्षण हेतु 105, देखिए एक मतलब एक विधेयक पेश हुआ था मेरे ख्याल से 127वां के तौर पर, ये 127वां वो विधेयक था। लेकिन जब इसे राष्ट्रपति का मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बन जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है वो। हाँ, तो ये बना 105वां। जो 127वां वो था, वो बन गया, मतलब ये कानून बन गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? लिख लीजिए इसको, क्या है ये? आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को, आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी में डालने का अधिकार राज्यों को भी मिल गया। ओबीसी में डालने का अधिकार पहले किसको था? केंद्र को था। डालने का अधिकार राज्यों को मिला। डालने का अधिकार राज्यों को। इससे क्या होगा? जैसे आपको ये महाराष्ट्र में ये था ना मराठा आरक्षण, जो मराठा आरक्षण की बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया गया था इसको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था कि आप मतलब कि ओबीसी क्लास कौन सा है, आप इसका नहीं कर सकते कि आप स्टेट है, ये केंद्र करता है। लेकिन 105 के माध्यम से अब हुआ कि राज्य बता सकता है कि हमारे कास्ट में कौन कौन ओबीसी है। जैसे कुछ कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे आपको लेके जाट लोग का है रिजर्वेशन, जाट लोग करता है, चाहे फिर गुजरात में पटेल मांग करता है, तो वो लोग अब राज कर सकता है। हाँ हाँ, जैसे कि ये जो हुआ था, ये मराठा वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। मराठा का केस ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दी थी। रामसर संधि तो जानते होंगे सब लोग, आप लोग, है क्या रामसर संधि? रामसर, रामसर कहां पड़ता है? रामसर कहां पड़ता है? रामसर पड़ता है ईरान में। ईरान में पड़ता है रामसर। रामसर पड़ता है ईरान में। कुछ लिखवा रहे हैं, लिखिए रामसर संधि। और ये जो टाउन है कैस्पियन सागर के किनारे है। कैस्पियन सागर किनारे है। रामसर संधि के बारे में जानिए, कुछ लिखवा रहे हैं आप लोग फैक्ट। 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित राम शहर में संपन्न हुआ था। ईरान के जो संधि था कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न हुआ था। 2 फरवरी 71 को संपन्न हुआ था। लागू कब से हुआ संधि है?
1975 से। 71 में संधि हुआ था, 1975 से हो गया था लागू, 1975 से लागू हो गया था, 1975 से लागू हुआ था। रामसर संपन्न हुआ था सम्मेलन पहली बार 1975 से लागू संधि का उद्देश्य क्या था? रामसर संधि का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल 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 सही। इस संधि का उद्देश्य पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था, पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था। भारत कब शामिल हुआ था इसमें? 1 फरवरी 1982 को भारत संधि पर हस्ताक्षर किया था। 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया था। एक फरवरी 1982 को भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत का पहला, ये जगह कौन सा है? रामसर जगह, भारत का पहला रामसर सर चिल्का झील, पहला चिल्का झील कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में। अगस्त 2021 तक भारत के कितने शहर हैं रामसर संधि के अंतर्गत? कितने क्षेत्र आते हैं? 46 और 47 हो गया है। हाँ इधर हुआ है। अगस्त 2021 तक 46 था और 4 ठो कौन सा आजाद किया गया था? 4 कौन शामिल किया गया था? थोल झील, पहला थोल झील। थोल झील कहां पड़ता है? ऐसे ही पूछ सकता है। थोल झील हुआ था, गुजरात में पड़ता है थोल झील। एक बाधवाना, गुजरात का 2 जगह था, 2 जगह गुजरात का था। पहला था थोल झील, हाँ 21 में 4 जगह किया गया था, एक साथ 4 जगह शामिल हुआ था। पहला थोल झील, दूसरा बाधवाना, बाधवाना दोनों कहां पे है? गुजरात में। ये भी बना सकता है क्वेश्चन आप लोगों को, ये ज्योग्राफी बना सकता है। थोल झील कहां पे है? नाम दे देगा। थोल झील कहां पे है? गुजरात में है थोल झील। थोल झील। और फिर आप लोगों को एक 2 जगह था यहां से हरियाणा से, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य दोनों हरियाणा में है। भिंडावास, हाँ भिंडावास और भिंडावास। अच्छा, सुल्तानपुर के बारे में बहुत क्वेश्चन करता है। हाँ वही है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन करता है, कहाँ पे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बनाए होंगे इस क्वेश्चन को, मतलब कि यहाँ पे लड़का यूपी में कर जाता कंफ्यूज, ठीक है ना? हाँ अच्छा, बिहार में भी कोई है क्या रामसर? बिहार में भी कोई है रामसर? बिहार में भी है कांवरताल, बिहार में भी एक बेगूसराय रामसर स्तर है, अगर पूछ दे तो वो बिहार में है। और मतलब कि हरियाणा में कोई नहीं था, हरियाणा में पहली बार ये जो 2 बने हैं, ये हरियाणा में पहली बार है। यह पहला अवसर है जब हरियाणा के किसी आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्तर सूची में शामिल किया गया है। ये पहला अवसर है। हाँ दोनों, भिंडावास और सुल्तानपुर, ऐसे हरियाणा पहली बार। बिहार से मात्र, गुजरात में है, नहीं हरियाणा में भिंडावास वन जीव अभयारण्य पूछ सकता है ज्योग्राफी में क्वेश्चन, हरियाणा में है। हाँ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन जीव हरियाणा में है, और थोल झील और बाधवाना गुजरात में। तो यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना देगा।
कि थोल झील कहाँ है या भिंडावास वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है। प्योर ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इसलिए 2 स्टेट याद रखिएगा। क्षेत्रफल पूछता है। भारत में हम पूछ रहे थे, भारत में कौन था, चिल्का झील था। हाँ, दुनिया का हमको दुनिया के जाने की जरूरत नहीं है। और रामसर के बारे में जानने की जरूरत है कि रामसर कहाँ पे पड़ता है, या रामसर किस झील या किस सागर किनारे पड़ता है, कैस्पियन सागर। ठीक, एक लिखिए आंकड़ा आया है कि 50 लाख से अधिक 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में उनके जीवन यापन की गुणवत्ता में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। 50 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में उनके जीवन यापन की गुणवत्ता में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। 50 लाख से ऊपर राजस्थान पहला है, दूसरा पे महाराष्ट्र, और तीसरा में बिहार। सिर्फ रैंकिंग पूछ सकता है, बिहार का भी तीसरा है। और किसका रिपोर्ट है ये जो रिपोर्ट आया है बुजुर्ग आबादी वाला रिपोर्ट, किसने जारी किया ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है ये, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। आर्थिक सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इस सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा आधारित संरचना परियोजनाओं संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा आधारित संरचना परियोजनाओं को संचालन के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। यह फैक्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की चुनिंदा आधारिक संरचनाओं वाली परियोजनाओं को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। उसके लिए कौन सी योजना लाया गया है, योजना का नाम बताना है। नेशनल मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना। नेशनल मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना, मौद्रीकरण मोनेटाइजेशन, नेशनल मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना, ये योजना लाया गया है। हाँ हाँ, पाइपलाइन योजना, नेशनल पाइपलाइन योजना, मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना। अच्छा, 2021 में अर्थ ओवरशूट दिवस कब मनाया गया। हाँ, अर्थ ओवरशूट, ये क्या चीज है अर्थ ओवरशूट। अर्थ ओवरशूट, ये अर्थ ओवरशूट है नहीं, ये बनाया। देखिए ये क्या होता है कि हमारे जैसे कि एक साल के अंदर हमारे पास जितना प्राकृतिक संसाधन है, मतलब एक साल के अंदर जितना प्राकृतिक संसाधन दोहन कर सकते हैं, मेरे पास वो है। मतलब कब तक उसको, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पास एक साल का खाना खुराक रख दिया गया है, हम लोग बता दिए कि हमारे पास यही खुराक है साल भर के लिए है, और उसी में हम लोग को साल भर चलाना है। मतलब ये है कि साल भर में जितना संसाधन हमको खर्च करना था, वो संसाधन हम कब खर्च कर देंगे। ये है कि आप 29 जुलाई को है, ये 29 जुलाई को मना आपकी बात, 29 जुलाई को, मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन
31 दिसंबर 2021 के लिए था हमारे पास। ये प्राकृतिक संसाधन मेरे पास था, उसको हम 29 जुलाई को ही खर्च कर दिए। 29 जुलाई को मनाया गया ये। सोचिए 7वें महीने में हम सब खा गए। इतना हम लॉस में जा रहे हैं। जो 5 महीना जो ये होगा तो 5 महीना हो गया मतलब आवश्यकता से अधिक, तो उससे क्या होता है कि सतत विकास में बाधक हो जाएगा। सतत विकास समझ रहे हैं? तो सतत विकास में बाधक हो जाएगी। सतत विकास के प्रक्रिया में तब मानते हैं कि सतत विकास की ओर जा रहे हैं तब कि हमारा 31 दिसंबर को ये मन था। तो सतत विकास है कि हम अपने बाद की मतलब इस तरीके से अपने संसाधन को यूज कर रहे हैं कि हमारे बाद वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बचा के चल रहे हैं। लेकिन नहीं, 29 जुलाई को ये मनाया गया। और थोबा सूट दिवस 2021। एक बुक्स का नाम लिखिए, किताब का नाम बता रहे हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। किसकी बुक है? स्टार गेजिंग स्टार गेजिंग गेजिंग स्टार गेजिंग स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी बुक है? किसने लिखा? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी बुक है? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री की बुक है ये। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की बुक है ये। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ? बांग्लादेश। हाँ बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को किसके, तो मतलब ये पूछ सकता है कि भारतीय नागरिकों एवं सहयोगियों को एयर इंडिया और एयरफोर्स द्वारा एयरफोर्स द्वारा बाहर निकालने का ये था योजना। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा बाहर सुरक्षित निकालना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्वाड देशों का जो मलाबार होता है, देखिए कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2021। मालाबार 21। कौन कौन सा देश शामिल है मालाबार में? क्वाड है, चारों शामिल हुआ आपकी बार। चारों भारत, जापान और यूएस, 4 देश हैं इसमें, ठीक ना। ये कहां संपन्न हुआ? मलाबार 21 किसकी मेजबानी में? मेजबान कौन था 2021 में? मलाबार का अमेरिका इसके किया था मेजबानी किसने किया था? मेजबानी किया था मलाबार यूएस से। अमेरिका की मेजबानी में हुआ था। कहां पर हुआ था? शामिल देश भी पूछ सकता है मलाबार में, और मलाबार में वही है जो क्वाड देश में है, जो क्वाड संगठन में वो जो चारों कंट्री है वही मलाबार में है। कहां पर हुआ था ये? अमेरिका के। और मान लीजिए कि ये पूछे किस महासागर में हुआ था? किस महासागर में हुआ था ये मलाबार 2021? किस महासागर में हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी प्रशांत महासागर। एक बात आप लोग लिखिए कि ये जब भी होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगा, क्योंकि इसका जो मेन मकसद नहीं है चाइना का जो विस्तारवादी नीति है उसको नियंत्रण रखना। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था, गुआम के तट पर। गुआम एक देश है, गुआम के तट पर हुआ था। हाँ, पश्चिमी प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर महासागर में गुआम एक देश है, गुआम के तट पर हुआ था। गुआम के तट पर हुआ था मलाबार 2021। मेजबान यूएसए था और कहां पे हुआ था? पश्चिम प्रशांत महासागर, गुआम के तट पर। और बताइए आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग?